हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं स्टेरियोकेमिस्ट्री सीरीज़ में बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टेरियोकेमिस्ट्री सीरीज़, जिसमें हम 9 वीडियो पहले से ही अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा 10वां वीडियो है, जिसमें हम पढ़ेंगे आज मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, या क्या बोलते हैं, कार्बनिक संरचनाओं को निरूपित करने की विधियाँ। ठीक है, तो पहले वीडियो में हम DL कन्फिग्रेशन और RS कन्फिग्रेशन पढ़ चुके हैं। उसी से रिलेटेड आगे और इसमें बढ़ेंगे कि कार्बनिक संरचनाओं को किस तरीके से हम निरूपित या प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसके लिए हम 4 मेथड पढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड है फिशर प्रोजेक्शन, दूसरा है सोहार्स प्रोजेक्शन, तीसरा है न्यूमैन प्रोजेक्शन और चौथा है फ्लाइंग वेज फार्मूला। ठीक है, तो इस तरीके से 4 तरीके से अलग अलग पार्ट में पढ़ना है, किस तरीके से हम ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं हम। पहला मेथड फिशर प्रोजेक्शन एंड RS डेस्टिनेशन, ठीक है, डिसिग्नेशन। ठीक है, तो अब देखते हैं फिशर प्रोजेक्शन सूत्र या RS संकेतन, या फिशर प्रोजेक्शन ही बोला जाता है, इधर RS वगैरह कुछ नहीं बोलते हैं, तो RS संकेतन बोल सकते हैं फिशर प्रोजेक्शन सूत्र को भी। ठीक है, तो देखते हैं कार्बनिक यौगिकों के त्रिविम रसायन या स्टेरियोकेमिस्ट्री अध्ययन में यौगिकों में विषमित केंद्रों मतलब कि कायरल सेंटर की संख्या बढ़ने से यौगिकों को त्रिविम सूत्रों 3 डायमेंशनल फार्मूला अर्थात चतुष्फलकीय सूत्रों टेट्राहेड्रल फार्मूला द्वारा प्रदर्शित करना बहुत कठिन होता है। अतः सुविधा की दृष्टि से फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला को अपनाया गया है कि अगर कार्बन की टेट्राहेड्रल और 3D डायमेंशन वाला फार्मूला को हम निरूपित नहीं कर सकते तो उसके लिए फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला को अपनाया गया है। वो आसानी से सुविधा होता है ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को किस तरीके से हम कर सकते हैं करके। ठीक है, तो यह प्रायः असममित मतलब कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम युक्त मॉलिक्यूल को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, मतलब कि कायरल सेंटर को किस तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो अब अगला है, इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को पूर्ण क्षैतिज मतलब कि हॉरिजेंटल रेखाओं तथा कटी हुई ऊर्ध्वाधर वर्टिकल रेखाओं की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। जिस स्थान पर हॉरिजेंटल तथा वर्टिकल रेखाएं एक दूसरे को काटती है वहां असममित कार्बन एटम या कार्बन एटम विद्यमान रहते हैं। तो क्या है, देखो, अगर इस तरीके से रहता है ऊपर से नीचे तो उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल। अगर लेफ्ट टू राइट रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, हॉरिजेंटल। तो ये दोनों जब जिस जगह में क्रॉस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं, कायरल कार्बन। ठीक है, और ये कभी कभी कोई बोलते हैं कि यहाँ पे तो कार्बन दिख ही नहीं रहा है, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर इस तरीके से भी कहीं पे दिख जाए ना आपको तो समझना कि ये सब क्या है, हमारा कार्बन और हाइड्रोजन से निरूपित है। ठीक है, तो ये आपका हॉरिजेंटल है और ऊपर से नीचे वाला वर्टिकल है। तो ये तो हो गया हमारा। अब देखो फिशर प्रोजेक्शन लैक्टिक एसिड का किस तरीके से करते हैं। तो लैक्टिक एसिड हमारा ये वाला मॉलिक्यूल है। तो लैक्टिक एसिड में कौन सा वर्टिकल है और कौन सा हॉरिजॉन्टल है, तो CHO और CH3 वर्टिकल में है और H और OH क्या है, हमारा हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, या तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं या ऐसा लिख सकते हैं लैक्टिक एसिड को फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला के अनुसार से। तो अभी तक जितना वीडियो में भी हम ऐसे लिखते हैं ना, तो सब क्या है, आपका फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो फिशर प्रोजेक्शन सूत्र में सबसे पहले सबसे कम प्रायोरिटी वाला एटम या ग्रुप ऊर्ध्वाधर रेखा में सबसे नीचे रहे, इसके लिए कभी कभी ग्रुप की स्थिति में परिवर्तन भी करना पड़ता है। अब इसमें नंबरिंग करते हैं, देखो फिर ये वाला पॉइंट समझ आएगा। इसमें नंबरिंग करेंगे तो ये पहला वाला, ठीक है, क्योंकि O आपका ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कार्बन से दोनों से हाई होता है। देखो ये दोनों कार्बन है ना, फिर ये दूसरा हो जाएगा क्योंकि ये ऑक्सीजन से एक्स्ट्रा है, ये तीसरा और ये चौथा। तो बोला गया है कि चौथा अगर आपका हॉरिजॉन्टल में है, या तो इधर है या तो इधर है, तो उसके लिए कुछ परिवर्तन या इंटरचेंज किया जाता है। क्योंकि लगभग आप देखिएगा कि 4th पोजीशन को यहाँ पे, ये यहाँ पे रहता है, तो वो अच्छा बात है कि आंसर जैसे आता है आर आ रहा है या एस आ रहा है वैसे ही लिख देते हैं। बट ये दोनों कंडीशन, ठीक है ना, कि लेफ्ट में रहे या राइट में रहे, तो उसके लिए इंटरचेंज किया जाता है। तो उसके लिए आगे रूल पढ़ेंगे हम। क्या बोला गया है, यदि 2 ग्रुप की स्थिति में एक बार इंटरचेंज किया जाता है तो इनेंशियोमर रूप प्राप्त होता है, और यदि 2 बार इंटरचेंज किया जाता है तब मूल विन्यास वाला समावयवी प्राप्त होता है। मूल विन्यास को क्या बोलते हैं हम, आइडेंटिकल बोलते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल प्राप्त होता है अगर 2 बार चेंज करेंगे तो, मतलब सेम मॉलिक्यूल ही रहेगा।
इंटरचेंज सम संख्या में करना है, जैसे कि आपको 2 करना है, 4 करना है, 6 करना है या 8 करना है। यदि विषम संख्या में करते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो मॉलिक्यूल में इनेंशियोमर प्राप्त होता है, ना कि वो सेम मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। तो हमें क्या करना है, इवन नंबर में चेंज करवाना है। या तो 2 बार करवा सकते हो, या तो 4 बार, या 6 बार, या 8 बार, इस तरीके से आगे। बट हमारा 2 बार में हो जा रहा है, तो और बढ़ाने की तो जरूरत ही नहीं है, सेम का सेम मॉलिक्यूल आएगा तो ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ पे, देखिए अगर 4 यहाँ पे है हमारा, तो इसको चेंज करवाना है, यहाँ पे रहे या यहाँ पे रहे, ठीक है। 4 लेफ्ट या राइट में रहे तो चेंज करवाना ही पड़ेगा आपको। सिंपल, आप ये नहीं बोल सकते, जैसे कि देखो अभी हम ऐसे आ रहा था तो क्या बोल देते हैं, 1 से 2 से 3 जा रहे थे, तो ये क्लॉकवाइज आ रहा था, तो इसको क्या बोल दे सकते थे, आर बोल सकते थे। बट ये आएगा नहीं। देखो चलो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ अभी आर, ठीक है। अभी आर लिख दिए रहते हैं, लेकिन आर आता है कि नहीं उसको देखते हैं। चलिए तो इंटरचेंज कराते हैं। देखो इसको हम फर्स्ट इंटरचेंज करेंगे। तो फर्स्ट इंटरचेंज कैसे करना है आपको, आपका ये दोनों मॉलिक्यूल, एक ये और 4 ये, आप कोशिश करना कि 4 जो ग्रुप है, 4 जो प्रायोरिटी नंबर है उसको नीचे में रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे नीचे में। तो एक बार इसको हम 4 को 2 के जगह ले जाते हैं और 2 को 4 के जगह ले जाते हैं। तो ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 2। अभी 1 और 3 में कुछ परिवर्तन नहीं किए हैं। पहला चेंज 4 और 2 का किए हैं, तो 4 और 2 ये हुआ। अब दूसरा बार इंटरचेंज करेंगे तो 3 और 1 का करेंगे। 3 ये हुआ और 1 ये हुआ। 3 के जगह पे 1 रखना है और 1 के जगह आपको 3 रखना है। तो ये हो गया हमारा 1 2 3, ठीक है। ये 1 ये 2 और ये 3 और ये 4 इंटरचेंज हुआ, ठीक है। तो अब आपको नंबरिंग करना है। देखो नंबरिंग तो पहले से ही 1 2 3, तो 1 2 3 इसमें देखें 1 2 3 ये क्या हो रहा है, एस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब मैं पूछूं कि ये पहले आर दिखा रहा था, उसी को हम एस कर दिए, तो अगर आप लिखते हो कि इसका नाम आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एस कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। तो आपको इंटरचेंज करना है। कैसे करना है, पहला इंटरचेंज आपको 4 को नीचे लाना है या ऊपर भेजना है, जो भी आपकी मर्जी, ठीक है। इसको हम इसका भी तो कर सकते थे ना, तो आपकी मर्जी, उसको या तो नीचे रख सकते हो या ऊपर, लेकिन आपको लेफ्ट और राइट में नहीं रखना है। लेफ्ट या राइट में नहीं रखना है 4 को, या तो ऊपर रहेगा या तो नीचे रहेगा, उस तरीके से इंटरचेंज करवाना है। तो एक मॉलिक्यूल यहाँ पे दिया हुआ है, उसको करते हैं। चलिए यहाँ पे है एक मॉलिक्यूल, जैसे कि इसका पहले तो नंबरिंग करते हैं कैसे कैसे होगा। तो पहले नंबरिंग में आपका आएगा, ये हाथ मार देगा, ठीक है, फिर दूसरा में ये करेगा, तीसरा में ये, और चौथा में ये वाला हो जाएगा। ये सेकेंड हो गया, ठीक है। अब नंबरिंग इसका देखें तो 1 से 2 से 3 ये इधर आ रहा है, मतलब कि एस होगा, लेकिन एस होगा, बट यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, फोर्थ वाला ग्रुप लेफ्ट में है, तो लेफ्ट का क्या करेंगे, अब इंटरचेंज करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम इंटरचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखो 4 को हमें नीचे भेजना है, चलो ऊपर भेज देते हैं अभी, ठीक है। ये 4 को 2 के जगह भेजना है, 2 को 4 के जगह भेजना है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर में 4 आ जाएगा और लेफ्ट में 2 आ जाएगा, 1 और 3 यहीं पे है ही, ठीक है। या तो सीधा आप मॉलिक्यूल के द्वारा लिख सकते हो, मैं 1 2 3 कर दे रही हूँ, ये हो गया। अब दूसरा इंटरचेंज करेंगे, इन दोनों का 1 और 3 का, 3 को 1 के पास भेज दो, 1 को 3 के पास भेज दो, ये हो गया। तो 2 और 4 तो वहीं पे था, और 3 इधर आ गया है, और 1 नीचे चला गया, ये हो गया। अब देखो, अब हमें क्या करना, पहले क्या रूल था कि 4 को ऊपर या नीचे रखना है, तो 4 ऊपर आ गया हमारा। अब इसमें आपको देखना है कि लेफ्ट साइड हो रहा है कि राइट साइड। तो 1 से कहाँ जाएंगे, 2, 2 से 3 जाएंगे, तो ये क्या हो रहा है, आर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो पहले आपका एस था, दूसरा में आर आया है इंटरचेंज करने के बाद। तो मैं एक रूल बताई थी आपको, अगर याद होगा 9th वीडियो में, तो क्या बोली थी मैं कि अगर फोर्थ ऐसा है या कैसा है, राइट में है, तो मैं क्या बोली थी, चेंज करना बोली थी। क्या को चेंज करना, अगर आर आता है तो उसको एस लिख देना, और एस आता है तो आर लिख देने के लिए बोली थी, ये हुआ। बट मैं क्या बोली थी, अगर वो 4 ग्रुप ऊपर में है या नीचे में है, तो क्या लिखना है, सेम लिखना है। सेम क्या रहेगा, आर आ रहा है तो आर लिखना, एस आ रहा है तो एस लिखना, इसमें चेंज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये वाले ग्रुप में चेंज आप नहीं करोगे,
ओनली लेफ्ट और राइट में अगर फोर्थ ग्रुप रहता है तभी चेंज करना है। एक और बताई थी मैं नियम, अगर याद हो तो, अगर हमारा 4 ग्रुप डेस में है, ठीक है, तो क्या बोली थी मैं, सेम लिखना, मतलब आर है तो आर लिखना और एस है तो एस लिखना। बट अगर हमारा 4 ग्रुप वेज में है तो इसको क्या कर देना बोली थी मैं, चेंज करना बोली थी। मतलब आर आ रहा है तो एस लिखना, एस आ रहा है तो आर लिखने के लिए बोली थी। तो बस यही याद रखिएगा कि 4 प्रायोरिटी आपका इस तरीके से वेज में नहीं आना चाहिए, और कहाँ पे नहीं आना चाहिए, लेफ्ट और राइट में नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। ये हो गया हमारा फिशर प्रोजेक्शन, किस तरीके से इंटरचेंज करते हैं। अब दूसरा नियम ले लेते हैं हम, सोहार्स प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो सोहार्स प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है पहले देखते हैं। यह ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को त्रिविमीय 3 डायमेंशनल रूप में प्रदर्शित करने का एक तरीका है। इसमें मॉलिक्यूल को ऊपर तथा दाहिने से देखा जाता है, ऊपर से देखोगे या दाहिने से देखोगे। इसमें 2 कार्बन एटम को जोड़ने वाले केंद्रीय वक्र मुख्य बंध को कागज के तल में ही एक ऐसी सीधी रेखा द्वारा निरूपित करते हैं जो दाहिनी ओर थोड़ी झुकी होती है। ठीक है, जैसे कि हम फिशर प्रोजेक्शन में क्या कर रहे थे, ऐसे सीधा सीधा कर दे रहे थे, वैसा नहीं करना है हमें, एक को ऐसा झुका हुआ ना चाहिए, वैसा करना है। तो देखो अब देखते हैं, मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे और यहाँ पे, ये सब हाइड्रोजन है ना, नाइट्रोजन एन नहीं है ये भी थोड़ा सा, तो ये क्या हो जाएगा, एथिन हो जाएगा ना, ये लिख सकते हैं ना CH3 जिसको हम क्या बोलते हैं, एथिन बोलते हैं, ये हो गया। और यहाँ पे भी मान लेते हैं हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो आपको कुछ फर्क नज़र आ रहा होगा, कैसे फर्क नज़र आ रहा होगा, इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऊपर में है और इसमें नीचे में है, और इसमें देखो ये हाइड्रोजन ऊपर में है और ये भी हाइड्रोजन ऊपर में है, तो कुछ तो अंतर लग रहा होगा। तो यही है आपका सोहार्स प्रोजेक्शन फार्मूला, जिसको बोलते हैं हम, अगर ये एक ऊपर में है और एक नीचे में है तो ये क्या हो गया, 180 हो गया, तो इसको स्टेगर्ड कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। और देखो दूसरे में एक ऊपर में है तो दूसरा भी ऊपर में ही है, तो इसको बोला जाता है इक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रसित रूप, और इसको क्या बोलते हैं, सांतरित बोलते हैं स्टेगर्ड को। ये हो गया। तो इस तरीके से आपको देखना है कि कौन सा स्टेगर्ड है और कौन सा इक्लिप्स है। यह है एथेन में दोनों का दोनों, आप ब्यूटेन में भी बना सकते हो, ब्यूटेन में बनाकर देखिएगा। ठीक है, ब्यूटेन का सूत्र क्या हो जाएगा आपका, लिख देते हैं, CH3CH2CH2CH3, चलो बना ही देती हूँ मैं। ये हो जाएगा आपका CH3 H और H, और दूसरा रूप CH3 इस तरीके से बनाइएगा ना, H जैसा है वैसा ही। ठीक, तो अब देखो इसको अगर आपको मैं बोलूं ऊपर से देखने के लिए, ठीक है, ये है आपका आँख, और इसको देखो बोलूंगी तो ये CH3 के पीछे आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है दिखेगा, बट इस CH3 के पीछे अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे आँख रखो, यहाँ से देखो, तो इस CH3 के पीछे आपको ये वाला CH3 नजर आएगा। ठीक है, तो ये इसीलिए इक्लिप्स कहलाता है। और ये हाइड्रोजन के पीछे आपको क्या दिखेगा, ये हाइड्रोजन दिखेगा, इस हाइड्रोजन के पीछे आपको ये वाला हाइड्रोजन दिखेगा। तो ये हो गया आपका सोहार्स, और ये होगा आपका स्टिगर्ड, ये है स्टिगर्ड और ये है इक्लिप्स। ठीक है, ये आपका ब्यूटेन का हो गया। अब तीसरा रूल देखते हैं। तीसरा रूल क्या है हमारा, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला या न्यूमैन प्रक्षेप्य सूत्र। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें मॉलिक्यूल को सामने से अवलोकित करते हैं। उसमें क्या था, ऊपर से या किनारे से करते थे, इसको सामने से करना है। दृष्टि के निकट वाले कार्बन को एक बिंदु से प्रदर्शित किया जाता है और इससे जुड़े हुए 3 ग्रुप या एटम को 3 रेखाओं से निरूपित प्रदर्शित किया जाता है, जो एक दूसरे के 120 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं फिर क्या है उसको देखते हैं। दृष्टि से दूर वाले कार्बन को एक छोटे से वृत्त द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा इस पर कार्बन से जुड़े हुए 3 समूहों को वृत्त की परिधि में संलग्न 3 छोटी छोटी रेखाओं से प्रदर्शित किया जाता है। ये रेखाएं एक दूसरे के साथ 120
अंश का कोण बनाती है। तो ये जो थ्योरी लिखा हुआ है ना, उसको मैं एग्जाम्पल में बताती हूँ। ठीक है, ये फ्रंट है, ये कार्बन है। ठीक है, 3 कार्बन, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक के साथ इस तरीके से भी लगा होगा। ठीक है, बस आपको ये कार्बन एटम है, 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, उसको प्रदर्शित किया गया है। ये फ्रंट है, ये रियर है। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं ना, ये फ्रंट का है, ये बैक का है। तो ये हो गया एक फ्रंट का, ये देखिए, और बैक वाला ऐसा था, तो बैक वाला कहाँ गया, ये हो गया। मतलब कि यही पे कहाँ पे है, कार्बन भी है। तो ये देखो, इसको देखने के लिए आपको सबसे पहले सोहार्स वाला याद रखना पड़ेगा। सोहार्स वाला क्या था, याद करिए। ये देखो, ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, और एक और था आपका, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ऐसे बना देती हूँ मैं। ये भी है ना एक आपका स्टेगर्ड, ये आपका स्टेगर्ड है, ये इक्लिप्स है। तो ये वाला जो मैं बनाई हूँ अभी न्यूमेन प्रोजेक्शन, वो स्टेगर्ड का है। तो देखो, यहाँ से आपको आँख लगाना है, देखना है, आँख से देखना है। तो देखोगे कि इस हाइड्रोजन के पीछे में आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो इस हाइड्रोजन के पीछे में कुछ नहीं है, बल्कि इस हाइड्रोजन के उसके 180 पे क्या है, आपका हाइड्रोजन है। तो ये वाला हाइड्रोजन के पीछे, ये वाला 180 में है ना हाइड्रोजन, वैसे ही ये हाइड्रोजन के पीछे ये है और ये हाइड्रोजन के पीछे ये है। ठीक है, अब कार्बन कहाँ पे गया आपका, ये कार्बन, ये कार्बन। तो एक तो ये जो है आपका सर्कल, वो एक कार्बन है, ये वाला कार्बन, और ये वाला कार्बन, ये आपका पीछे वाला कार्बन है। ठीक है, तो न्यूमेन प्रोजेक्शन को इस तरीके से शो करना है, सोहार्स के द्वारा ही शो किया जाता है। देखो, ये इक्लिप्स हो गया, ये पहला वाला इक्लिप्स हो गया, ये वाला स्टेगर्ड हो गया। तो सोहार्स से ही लेना है आपका इक्लिप्स और स्टेगर्ड को, और उसी को एक किनारे से देखना है, अवलोकित करना है, सामने से देखना है या पीछे से देखना है, और उसको स्टेगर्ड है कि इक्लिप्स बताना है। ये हो गया न्यूमेन प्रोजेक्शन। ठीक है, अब चौथा देखते हैं, फ्लाइंग वेज फार्मूला। ठीक, तो कार्बनिक अणुओं की त्रिविमीय संरचना को सरलता से द्विमीय सूत्र या समतल संरचना में प्रदर्शित करने हेतु बंधों को वेज और डैश का प्रयोग किया जाता है। तो 2 तरीके से होता है, एक ठोस वेज होता है, एक हल्के वेज, मतलब कि सॉलिड वेज और लाइट वेज। तो सॉलिड वेज इसे इस तरीके से आपका सॉलिड लाइन के द्वारा से दर्शाया जाता है। इसके द्वारा प्रदर्शित बंध से जुड़े समूह या प्रतिस्थापी आणविक तल के ऊपर तथा आगे की ओर प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, मतलब कि एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, ये है आपका, एक मिनट, ऐसे शो किया जा रहा है, बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि देखो, ये जो आपका लाइन खींचा गया है, उसको समझो कि मोबाइल स्क्रीन में लगा हुआ है आपका। ठीक है, और ये वाला जो डैश डैश लिखा गया है, उसको समझो कि आपके जो मोबाइल स्क्रीन है उसके पीछे में है जस्ट। और ये जो सॉलिड लाइन है, सॉलिड वेज है, उसको क्या दर्शाता है कि वो अपने तरफ, मतलब कि जो मोबाइल है उसके स्क्रीन के आपकी ओर लगा हुआ है। तो ये आपकी ओर है, ये आपके पीछे, मतलब कि मोबाइल स्क्रीन के पीछे है, और ये आपका मोबाइल स्क्रीन पे चिपका हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऊपर, आणविक तल के ऊपर एवं आगे की ओर उपस्थित होता है। ठीक है, मतलब कि स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है, समझो। अब दूसरा क्या बोला गया है, इसे डैश से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे किए थे। देखो, ये इसके द्वारा प्रदर्शित बंध जुड़े समूह या प्रतिस्थापी आणविक तल के नीचे अथवा पीछे की ओर प्रदर्शित होता है। मतलब नीचे या पीछे की ओर हम बता सकते हैं कि ये हमारा लाइट वेज है। लाइट वेज या क्या बोलते हैं, हल्के वेज के स्थान पर डैश बंधों का भी प्रयोग किया जाता है। या तो लाइट वेज यूज कर सकते हो या डैश बंध भी बोल सकते हो आप। ये हो गया। तो ये एग्जाम्पल लिया गया है 3,4 डाईमेथिल डेकेन या 5,6 डाईऑल्मी। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपका लगा हुआ है वो आपके ऊपर, मतलब कि स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है, जैसे दिखेगा। ठीक है ना, और ये जो लाइन दिख रहा है आपको, वो क्या है, मोबाइल स्क्रीन में ही है, जैसे लगेगा। और ये बाकी सब, जैसे कि एक पेन रखो मोबाइल स्क्रीन में, तो आपकी तरफ दिख रहा है ना वो पेन, तो वैसे नजर आएगा। ये हो गया। और एग्जाम्पल है वेज डैश का, जैसे कि देखो यहाँ पे एक लिया गया है, ये CH3 ग्रुप आपके
मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जैसे दिखेगा अगर पेन करते हो, और ये हाइड्रोजन कहाँ पे दिखेगा, मोबाइल स्क्रीन के पीछे वाला दिखेगा। अगर मोबाइल स्क्रीन के पीछे आपका हाइड्रोजन एक पेन रखते हो तो वहाँ पे उस तरीके से नजर आएगा। तो इस तरीके से वेज डेज के रूप में आप एग्जाम्पल देख सकते हो। ठीक है, अब क्या है कि इंटरचेंज, अब इतना में तो आपका 4 फार्मूला हो गया। एक तो आपका फिशर वाला हो गया, सोहार्स वाला हो गया, तीसरा आपका न्यूमेन वाला हो गया, और चौथा आपका फ्लाइंग वेज वाला हो गया। अब इसको हम किस तरीके से इंटरचेंजिंग कर सकते हैं, एक दूसरे को रूपांतरण कर सकते हैं, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला एक प्रक्षेप का दूसरे प्रक्षेप में रूपांतरण। तो पहला है सोहार्स का न्यूमेन में परिवर्तन। तो देखो सोहार्स वाला ये है, और ये सोहार्स का क्या था आपका स्टेगरडाफार्म था। देखो ये आर और ये ए एक दूसरे के 80 में है ना, 180 डिग्री पे है, इसलिए ये स्टेगर्ड वाला होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये आपका पहला वाला कार्बन है और ये पीछे वाला कार्बन है। तो पहला वाला कार्बन ये हुआ जो सर्कल से शो किया गया है, और पीछे वाला कार्बन ये हुआ। तो पहले वाले कार्बन ये पहला ले लेते हैं, इसको दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, इसको भी पहला मान सकते हो, दूसरा वाला कार्बन को, और पहले वाला कार्बन को दूसरा भी मान सकते हो, जो भी आपकी मर्जी। तो पहला वाला कार्बन पे क्या लगा है, ये वाला पहला आपका कार्बन है जो सर्कल में है। तो इसमें क्या क्या लगा है, ए लगा हुआ है, राइट में क्या लगा है, सी लगा हुआ है, लेफ्ट में क्या लगा है, बी लगा हुआ है। ये हो गया। अब दूसरे वाले कार्बन पे देखो, लेफ्ट में क्या लगा है, पी, राइट में क्यू, और नीचे क्या लगा है, आर। तो ये आपका सोहार्स का न्यूमेन में परिवर्तन हो गया। ठीक है, अब देखो देखो इसको अगर परिवर्तन करोगे तो ये वाला हो गया। सोहार्स का न्यूमेन में इक्लिप्स संरचना है ना, तो इसके पीछे में रहता है, तो उसको जस्ट आपको देखने के लिए थोड़ा सा रोटेट किया जाता है। जो पीछे वाला कार्बन रहता है उसको थोड़ा सा रोटेट करके देखते हैं, तो उसको देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। ये हो गया। दूसरा हम देखते हैं फिशर सूत्र का सोहार्स सूत्र या न्यूमेन सूत्र में परिवर्तन। तो हमारा ये फिशर है, फिशर को करेंगे तो CH3 ये हो गया, एक CH3 ये हो गया। राइट में क्या है, OH है, राइट में क्या है, Br है, लेफ्ट में HH है, तो ये वाला हम दर्शा सकते हैं। तो इसको हम एक को चेंज भी तो कर सकते हैं, इसको मान लो ऐसा लिखेंगे तो ठीक है, ये भी ठीक है, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये क्या किए हैं, CH3 को ऊपर कर दिए हैं, ब्रोमीन को इधर कर दिए हैं, हाइड्रोजन को इधर कर दिए हैं। तो ये भी लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो, दोनों फार्मूला लिख सकते हो। ये हो गया फिशर का सोहार्स में। अब ये फिशर है और इसको इस तरीके से लिखना, तो आप क्या करोगे, इससे आने के बजाय आप इसमें आना। ठीक है, तो आपका जैसे कि पहले वाला में किए थे ना, सेम वैसे ही करना है हमें। तो ये इंटरचेंज हो गया आपका दो, कि सोहार्स का न्यूमेन में और फिशर का सोहार्स और न्यूमेन में। ठीक है, सेम है, कोशिश करना, एक बार नहीं बनेगा तो फिर से बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को किस तरीके से हम कर सकते हैं, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।